दोस्तों, पिछले 83 सालों से अगर इंडिया की पेंट इंडस्ट्री का बादशाह कोई है तो वो है एशियन पेंट्स। चाहे हम हो, हमारे पापा हो या दादाजी, हर जनरेशन की पहली पसंद यही ब्रांड रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिग्गज कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी? जी हाँ, वही एशियन पेंट्स जिसने ब्रिटिश कंपनियों को सीधी टक्कर दी, गांव-गांव तक अपनी पहचान बनाई। और आज जब बिरला ओपस जैसे नए खिलाड़ी मैदान में हैं, तो बड़ा सवाल उठता है, क्या एशियन पेंट्स की बादशाहत अब खतरे में है? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। साल था 1942। बाहर सड़कों पर लोग आजादी के नारे लगा रहे थे और अंदर मुंबई के एक छोटे से गैराज में चार दोस्त एक और लड़ाई लड़ रहे थे, पेंट की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। उस समय पूरा पेंट मार्केट ब्रिटिश कंपनियों के कब्जे में था। सारा माल यूके से आता था और इंडियन ब्रांड्स को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक तरफ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और दूसरी तरफ गांधी जी ने छेड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट। नतीजा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पेंट्स का इंपोर्ट रोक दिया। अचानक लोगों के पास ऑप्शन ही खत्म हो गए। उस वक्त शालीमार पेंट्स जैसे कुछ भारतीय ब्रांड्स पॉपुलर होने लगे थे, लेकिन फिर भी बाजार में एक बहुत बड़ा खालीपन था। और यही मौके को भांपा चंपकलाल चौकसी ने। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम खुद पेंट बनाकर इस कमी को पूरा करें। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और एक छोटे से गैराज में पेंट बनाना शुरू कर दिया। क्वालिटी चेक हुई, प्राइसिंग और पैकेजिंग पर काम हुआ और आखिरकार जन्म हुआ उस ब्रांड का जिसे हम आज एशियन पेंट्स के नाम से जानते हैं। अब असली चुनौती थी कि इस पेंट को बाजार में कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों, जब चारों ने पेंट बनाया और उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया तो झटका लग गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ कह दिया कि भाई ये तो नया ब्रांड है, कौन खरीदेगा इसे। लेकिन चौकसी साहब ठान चुके थे, पीछे हटना उनके खून में ही नहीं था। उन्होंने तय किया, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा माल नहीं उठाएंगे तो हम खुद ग्राहकों और दुकानदारों तक पहुंच बनाएंगे। और इसी दौरान उन्होंने एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में बैलपोला जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। पोंगल पर लोग अपने घरों के सामने रंग बिरंगे डिजाइन बनाते थे और बैलपोला पर किसान अपने बैलों के सींगों को सजाते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इन त्योहारों के लिए लोगों को चाहिए होता था सिर्फ थोड़ा सा पेंट, जबकि मार्केट में पेंट मिलता था सिर्फ बड़े टिन के डिब्बों में। यानी छोटी जरूरत के लिए भी लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता। जहाँ बाकी कंपनियों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, वहीं चौकसी जी ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना दिया। साल था 1945 और एशियन पेंट्स ने लॉन्च किए 50 ml और 100 ml के मिनी पैक्स। बस फिर क्या था, गांव-गांव में धूम मच गई। अब लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा पैक मिल जाता था। चौखटे, मंदिर की सीढ़ियां, दुकानों की दीवारें, हर जगह रंग बिखरने लगा। धीरे धीरे गांवों से निकलकर एशियन पेंट्स छोटे शहरों में पहुंचा। और फिर वो दिन भी आया जब मेट्रो सिटीज की ऊंची ऊंची इमारतों पर भी एशियन पेंट्स ही चमकने लगा। अब वही बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने कभी एशियन पेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था, खुद आगे बढ़कर ऑर्डर देने लगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 1950 के आसपास चौकसी जी ने एक और बड़ी दिक्कत नोटिस की। उस समय मार्केट में पेंट के 2 ही ऑप्शन थे। एक तरफ था ड्राइड स्टैम्पर, सस्ता तो था लेकिन बदबू इतनी कि लोग पास खड़े रहना पसंद ही ना करें, टिकता भी बस कुछ दिनों तक। वहीं दूसरी तरफ था प्लास्टिक इमल्शन, दिखने में शानदार, टिकाऊ भी जबरदस्त, लेकिन दिक्कत ये कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी का हाथ पहुंच ही नहीं पाता था। अब सवाल ये था कि आखिर आम इंसान करे तो क्या करे? क्या हमेशा बदबूदार स्टैम्पर से ही समझौता करता रहे? चौकसी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ठान लिया कि ऐसा पेंट बनाया जाएगा जो क्वालिटी में बेहतर हो और कीमत में किफायती। यानी ना क्वालिटी में समझौता, न जेब पर बोझ। और दोस्तों, यहीं से एशियन पेंट्स ने लॉन्च किया एक प्रोडक्ट जिसने पूरा मार्केट बदल डाला, ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। ये हर उस भारतीय के लिए परफेक्ट सोल्यूशन था जो अपने घर को खूबसूरत देखना चाहता था, लेकिन बजट की वजह से पीछे हट जाता था। लोगों ने इसे हाथों हाथ अपनाया। डिमांड इतनी बढ़ी कि दुकानों पर अक्सर स्टॉक ही खत्म हो जाता। जहां बाकी कंपनियों के पेंट हफ्तों तक अलमारियों में धूल खाते रहते थे, वहीं ट्रैक्टर डिस्टेम्पर 2 दिन में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। इसका सीधे असर कंपनी की कमाई पर पड़ा। अगले 10 सालों में यानी 1952 तक एशियन पेंट्स का रेवेन्यू पहुंच गया 23 करोड़ रुपए तक। और उस जमाने में यह आंकड़ा बहुत बड़ी बात थी। इतनी जबरदस्त सफलता के बाद कंपनी ने सोचा, अब वक्त है एशियन पेंट्स को हर घर का नाम बनाने का, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पहचान। इसी सोच के साथ कंपनी ने 1954 में शुरू किया अपना पहला बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मकसद सिर्फ नए कस्टमर्स लाना नहीं था, बल्कि पुराने ग्राहकों को भी अपने ब्रांड से जोड़े रखना था। इसके लिए कंपनी ने संपर्क किया मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण से, और लक्ष्मण जी ने गढ़ा ऐसा कैरेक्टर जो सीधा दिल में उतर गया, गट्टू। गट्टू
वो शरारती नटखट बच्चा जिसने एशियन पेंट्स की ब्रांडिंग को एक ऐसी पहचान दी जो आज भी लोगों को याद है। हाथ में पेंट, ब्रश और बाल्टी, चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट और बिखरे हुए बाल। देखने में वो बिल्कुल देसी सा लगता था, जैसे पड़ोस का ही कोई बच्चा। यही था गट्टू। नाम भी बड़ा सोच समझकर चुना गया था। नॉर्थ इंडिया में गट्टू एक आम निकनेम है और इसीलिए जब लोग इस कैरेक्टर को देखते तो उन्हें तुरंत जुड़ाव महसूस होता। अरे ये तो हमारे जैसा ही है। लोगों के एक्साइटमेंट और जुड़ाव बढ़ाने के लिए कंपनी ने रखा एक कॉन्टेस्ट। सवाल था, इस कैरेक्टर का नाम क्या है? और सही जवाब देने वाले को मिलते थे पूरे 500 रुपए। अब उस जमाने में 500 रुपए की कीमत बहुत बड़ी थी, तो भला कौन पीछे रहता। करीब 47,000 लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, लेकिन सही जवाब सिर्फ 2 लोगों ने दिया, गट्टू। धीरे धीरे गट्टू सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं रहा, बल्कि एक आइकन बन गया। एशियन पेंट्स ने उसे अपना मेन फेस बना दिया, खासकर अपने सबसे हिट प्रोडक्ट ट्रैक्टर डिस्टेम्पर के लिए। और फिर आई वो मजेदार टैगलाइन, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। ये लाइन इतनी कैची थी कि तुरंत लोगों की जबान पर चढ़ गई। साथ ही इसने ये भरोसा भी दिलाया कि एशियन पेंट्स का पेंट सस्ता होने के बावजूद टिकाऊ है। नतीजा, इस कैंपेन ने कंपनी की सेल्स को जैसे पंख ही लगा दिए। सिर्फ 4 सालों में एशियन पेंट्स की बिक्री 10 गुना बढ़ गई। डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि कंपनी को मुंबई के भांडुप में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना पड़ा। और फिर आया साल 1967, एशियन पेंट्स के सफर का 25वां साल। यहीं पर कंपनी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना हर कंपनी देखती है। जी हाँ, एशियन पेंट्स बन चुकी थी इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आज 83 साल बाद भी एशियन पेंट्स उसी नंबर 1 पोजीशन पर कायम है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया एशियन पेंट्स ने जो बाकी कंपनियां नहीं कर पाई। चलिए अब जानते हैं उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज। पहला, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। एशियन पेंट्स को पहले से पता चल जाता था कि अगले हफ्ते किस शहर में कौन सा रंग बिकेगा और किस साइज की पेंट कैन की डिमांड बढ़ेगी। उस दौर में ज्यादातर कंपनियां डिमांड का इंतजार करती थी। पहले कस्टमर से पूछा जाता था कि उन्हें क्या चाहिए और फिर प्रोडक्ट भेजा जाता था। लेकिन एशियन पेंट्स ने खेल ही पलट दिया। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया जो पहले ही अनुमान लगा सकता था कि किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में और कब डिलीवर करना है। और इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने उठाया उस समय का सबसे बोल्ड स्टेप। साल था 1970। एशियन पेंट्स ने किया 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और खरीद लिया एक सुपर कंप्यूटर। सोचिए, उस जमाने में जब इसरो और IIT पवई जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास भी ऐसा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एशियन पेंट्स बन गई भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने सुपर कंप्यूटर खरीदा। इतना ही नहीं, एशियन पेंट्स के बाद किसी दूसरी इंडियन प्राइवेट कंपनी को ऐसा कदम उठाने में पूरे 22 साल लग गए। लेकिन दोस्तों, एशियन पेंट्स ने ये सुपर कंप्यूटर सिर्फ तेज कैलकुलेशन के लिए नहीं लिया था। उनका असली मकसद था बिजनेस डिसीजन को गट फीलिंग और अंदाजों से हटाकर पूरी तरह डेटा ड्रिवन बनाना। कंपनी ने इसमें लाखों कस्टमर्स की परचेज हिस्ट्री, उनकी सीजनल चॉइसेस, रीजनल कलर ट्रेंड्स और पैकेजिंग प्रेफरेंसेस तक का डेटा फीड करना शुरू किया। धीरे धीरे सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया कि उसे पहले से पता चल जाता था कि पंजाब के फेस्टिवल सीजन में कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिकेगा, शादी ब्याह के सीजन में कौन सा शेड चलेगा, या फिर साउथ इंडिया में किन महीनों में छोटे पेंट कैन्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। मतलब अब एशियन पेंट्स को ना तो डिमांड का इंतजार करना पड़ता था और ना ही अंदाजों पर काम करना पड़ता था। डेटा की मदद से कंपनी सही समय पर, सही जगह पर सही प्रोडक्ट पहुंचा देती थी। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एशियन पेंट्स को सिर्फ एक पेंट बनाने वाली कंपनी से बदलकर भारत की सबसे टेक एनेबल्ड और डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन कंपनी बना दिया। एशियन पेंट्स की दूसरी स्ट्रेटजी थी मिडलमैन फ्री मॉडल। अब सोचिए, 1970 के आसपास जब बाकी पेंट कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को होलसेलर्स के जरिए डीलर्स तक पहुंचाती थीं, तब एशियन पेंट्स ने सोचा क्यों ना बीच का ये झंझट ही खत्म कर दिया जाए। और बस उन्होंने सीधा कदम उठाया, होलसेलर्स को बीच से हटा दिया और पेंट सीधे डीलर्स तक भेजना शुरू कर दिया। नतीजा, मिडलमैन का एक्स्ट्रा खर्चा बच गया और कंपनी को अपनी सप्लाई चेन पर सीधा कंट्रोल मिल गया। आज भी एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स को 70,000 से भी ज्यादा डीलर्स तक डायरेक्ट पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात यह है कि कहानी यही खत्म नहीं हुई। एशियन पेंट्स ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बदला, बल्कि पेमेंट सिस्टम में भी ऐसा इनोवेशन किया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस टाइम ज्यादातर कंपनियां डीलर्स को 180 दिनों का क्रेडिट देती थी, यानी आधा साल पैसा फंसा रहता था। मगर एशियन पेंट्स ने इसका पूरा खेल ही उलट दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, रेगुलर परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इस सिस्टम के तहत अगर डीलर समय पर पेमेंट करता तो उसे 3.5% डिस्काउंट मिलता, और अगर माल आते ही तुरंत पेमेंट
पेमेंट कर देता तो मिल जाता पूरे 5% का डिस्काउंट, यानी फायदा दोनों को, डीलर्स को डिस्काउंट का सीधा लाभ और कंपनी को टाइम पर कैश फ्लो। अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप विद डीलर्स। एशियन पेंट्स ने अपने डीलर्स को कभी सिर्फ कस्टमर नहीं माना, बल्कि हमेशा बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टिंटिंग मशीन्स। बाकी कंपनियां जहां डीलर्स से इन मशीनों का पैसा पहले ही ले लेती थी, वहीं एशियन पेंट्स ने इन्हें लीज पर देना शुरू किया। और खास बात, शुरुआत में डीलर को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता था। यही वो सोच थी जिसने डीलर्स का भरोसा जीता। धीरे धीरे और ज्यादा डीलर्स एशियन पेंट्स से जुड़ते गए और कंपनी का नेटवर्क बाकी सब कंपनियों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर इसका असर साफ नजर आया। 2001 तक एशियन पेंट्स के पास करीब 15,000 डीलर्स थे, लेकिन 2018 आते आते ये संख्या बढ़कर 52,000 से भी ऊपर पहुंच गए। सोचिए सप्लाई चेन और डीलर नेटवर्क की ताकत का कैसा जादू हुआ। टियर 1 शहरों में इनके पेंट्स की दिन में 2 से 4 बार डिलीवरी होती है, और टियर 4 टाउन्स में भी अगर आपने शाम को ऑर्डर किया तो अगली दोपहर तक पेंट आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। आज एशियन पेंट्स सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी ही नहीं है, बल्कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी भी है, और दुनिया की टॉप 10 पेंट मैन्युफैक्चरर्स में ये 8वें नंबर पर आती है। पिछले 60 सालों में एशियन पेंट्स का ग्रोथ रेट 20% CAGR रहा है। मतलब क्या, कंपनी का बिजनेस हर 3 साल में डबल हो जाता है। अगर तुलना करें तो बर्जर का रेवेन्यू 11,554 करोड़ रुपए है, नेरोलैक का 7,042 करोड़ रुपए, लेकिन अकेले एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 36,183 करोड़ रुपए है। दोनों कंपेटिटर्स के कंबाइंड से भी डबल। लेकिन दोस्तों, इतनी सफलता के बावजूद पिछले 2 साल से एशियन पेंट्स स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। FY25 के आखिरी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 45% तक गिर गया और मार्केट शेयर 59% से घटकर 52% पर आ चुका है। और इसका कारण है आदित्य बिड़ला ग्रुप की ओपस पेंट्स। फरवरी 2024 में ग्रुप की सब्सिडियरी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने इसे लॉन्च किया और इसने मार्केट में हड़कंप मचा दिया। बिड़ला ओपस को लॉन्च करने के लिए 100 करोड़ रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया गया, जो इस इंडस्ट्री के लिए बेहद बड़ा है। बस 2 साल में ओपस बन गई देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सवाल उठता है, इतनी जल्दी ओपस इस मार्केट को डोमिनेट कैसे करने लगी? असल में बिड़ला ओपस ने मार्केट में उतरते ही बेहद स्मार्ट और अग्रेसिव तरीके अपनाए। जहां एशियन पेंट्स अपने डीलर्स को पेमेंट करने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय देता है, वहीं बिड़ला ओपस दे रहा है 30 से 35 दिनों का क्रेडिट पीरियड। इसके अलावा ओपस अपने डीलर्स को हाई मार्जिन ऑफर कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओपस अपने पेंट्स को एशियन पेंट्स से 5 से 6% तक सस्ता बेच रहा है, यानी आम ग्राहक भी आकर्षित हो रहे हैं और बाजार में हलचल मची हुई है। लेकिन दोस्तों, इस अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ ग्रासिम पर चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ओपस की तेज ग्रोथ के साथ ग्रासिम का डेट लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में इसका डेट 74,549 करोड़ था, जो अब बढ़कर 1,37,100 करोड़ तक पहुंच गया है। साफ है कि बिड़ला ओपस अभी कैश बर्न मोड में है। तो सवाल उठता है कि क्या एशियन पेंट्स इस तेज रफ्तार और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के सामने पीछे हट जाएगा? मेरा जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि एशियन पेंट्स सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं है, बल्कि एक मजबूत सिस्टम है जिसे दशकों की मेहनत और अनुभव से खड़ा किया गया है। इसका भरोसेमंद डीलर नेटवर्क, कस्टमर प्रेफरेंस की गहरी समझ और तेज सप्लाई चेन इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। एशियन पेंट्स सिर्फ कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपने पुराने सिस्टम को बेहतर बनाने और नए प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट भी कर रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर नया वाटर बेस्ड पेंट प्लांट बनाया जा रहा है। गुजरात के दहेज में रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए प्लांट खोला जा रहा है। मैसूर प्लांट की कैपेसिटी दोगुना करने के लिए 1,350 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और भी कई बड़े और स्मार्ट कदम उठाए जा रहे हैं। यानी दोस्तों, भले ही बिड़ला ओपस शॉर्ट टर्म में चुनौती दे रहा हो, लंबी अवधि में एशियन पेंट्स अभी भी मार्केट का असली किंग बना रहेगा।